हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। क्या मतलब है इसका? लास्ट टाइम हम लोगों ने गॉस थ्योरम को पढ़ा था और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली आपका जो गॉस थ्योरम है वो क्या बोलता है आपसे कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, ठीक, वो क्या होता है आपका E.dS, राइट। इस पर आप क्या करेंगे, क्योंकि आप किसी क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हैं तो उस क्लोज सरफेस से कितनी आपकी फील्ड लाइंस उस सरफेस को क्रॉस कर रही हैं वो फ्लक्स होता है। और गॉस थ्योरम आपसे ये बोलता है कि आपका जो फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस जो होता है वो किसके होता है, आपका क्यू इनसाइड, मतलब उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, मीन्स 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनसाइड दी सरफेस। कोई भी अगर आपने जो है सरफेस लिया हुआ है तो उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। एक्चुअली जो गॉस थ्योरम है वो आप केवल जो अगर आप उसको वो किस चीज़ में एप्लीकेबल अगर वो बात करते हैं सो वो बेसिकली ये बोलता है कि आपका कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज है। अगर चार्ज हुआ तो ही आपका उसके थ्रू क्या निकलेगा, आपका फ्लक्स निकलेगा। लास्ट हम लोगों ने वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम किया था और हमने उसमें बताया था कि अगर आप एक क्लोज लूप लेते हैं या क्लोज सरफेस लेते हैं जिस पे कोई भी चार्ज नहीं है, सो फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस क्या होता है, आपका ज़ीरो। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सरफेस ले रहे हो उसको कोई चार्ज नहीं है तो ऑफकोर्स उससे फ्लक्स भी नहीं होगा। तो अगर आपका कोई भी क्लोज लूप है, राइट, अगर आपने जो है जैसे ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस ली, इस सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर अगर चार्ज आपका क्यू है तो इससे निकलने इस पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा 1/एप्सिलॉन टाइम्स क्यू इनसाइड, कि इसके अंदर कितना चार्ज है आपका इसकी सरफेस पर। बाहर से कोई मतलब नहीं है, आउटसाइड दैट सरफेस की जो भी आप सरफेस ले रहे हो उसके बाहर भले ही चार्ज हो या ना हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। आप सिर्फ फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो वो कोई भी क्लोज लूप के थ्रू बात कर रहे हैं, राइट। तो अब होता क्या है, गॉसियन जो आपका सरफेस आप बोलते हैं जिसको, मतलब गॉस थ्योरम जिसके लिए एप्लीकेबल हो, वो केवल आपकी क्लोज सरफेस होती है। अब बात ये आती है कि अगर आपका जो है कोई भी सरफेस जो आपने ले रखी है वो ऑफकोर्स आपका सिमेट्रिकल होनी चाहिए। वैसे तो आप गॉस थ्योरम लगा के जो है फील्ड निकाल सकते हैं, बट बात ये है कि वो किसी मतलब कोई भी जो सरफेस है वो आपकी सिमेट्रिकल होनी चाहिए। जैसे अगर आपका जो है एक पॉइंट चार्ज है, राइट, अब आपको पता है कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, इस पर एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, इसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विच इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस, जो कि आपका जो है प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होगा और इन्फिनिटी पे जाके एंड होगा। इस तरीके से इसकी फील्ड लाइंस बनेंगी, राइट। और ये आपका क्या होगा, एक डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होगा और इन्फिनिटी पे जाके एंड होगा। तो इसके थ्रू अगर आप जो क्लोज सरफेस बोलेंगे तो वो कैसी सरफेस होगी, स्पेरिकल सरफेस होगी, ठीक हो गया। तो स्पेरिकल सरफेस अगर एक पॉइंट चार्ज की वजह से है तो ऐसी अब आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात ये कर रहे हैं कि आपने जो है इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले रखी है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक। तो अब बात ये आती है कि अगर आप जो है किसी भी मतलब सरफेस के अबाउट या कोई भी अगर आप किसी भी चीज़ के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो है वो किसी एक सरफेस को क्या करनी चाहिए, मतलब उसको कवर करनी चाहिए, उसको आप गॉसियन सरफेस बोलेंगे, राइट। अब बात ये आती है कि अगर आपका जो है एक लंबा तार था जो कि इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मतलब ये इसकी लंबाई जो है वो बढ़ते जा रही है, मतलब आगे पीछे ये पूरा लंबा तार है, ठीक है, इन्फिनाइट आपने बोला हुआ है उसको। सो मैंने बोल दिया कि बाई चांस इस तार पे जो है पॉजिटिव चार्ज था, आप माइनस चार्ज भी ले सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होगा और इन्फिनिटी पर जाके एंड होगा, समझ आ गई बात। और माइनस चार्ज अगर आप लेते हैं, देखिए इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ ऐसे होगा ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ऐसी आपकी लेफ्ट पे भी होगा, राइट। अगर माइनस चार्ज रहा
तो माइनस चार्ज पर क्या होगा, अगर आपका लंबा कोई तार है, इस पर माइनस चार्ज अगर है आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन्फिनिटी से शुरू होगा और इस माइनस पर आके क्या होगा, एंड होगा। ठीक हो गया। तो अब आज के डेरिवेशन में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका जो है यूनिफॉर्मली आपका चार्ज वायर है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट आपका वायर है, तो उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। तो अगर बाई चांस ये आपका कोई लंबा तार था और मैं बोल देती हूँ कि बाई चांस इस पर जो चार्ज है वो आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, राइट। वो मैंने आपको बता दिया, प्लस माइनस जो भी है वो आप देख लीजिएगा। और ये इनफाइनाइट आपका क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ठीक। अगर मैं जो है किसी पॉइंट पी पर चेक करना चाह रही हूँ कि इस पूरी तार की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगा, और मैंने बोल दिया कि बाई चांस ये जो है इस तार से आर डिस्टेंस क्या था, सेपरेटेड था, आर दूरी पर अगर ये था, तो इस पी पॉइंट पर जो है मुझे क्या निकालना है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं कि गॉस थ्योरम को आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब अगर आपने जो है ये एक चार्ज वायर ले रखा है, तो अगर गॉस थ्योरम लगानी है आपको, तो गॉस थ्योरम के लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशन ये है कि आपकी कोई भी क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। अभी मैंने आपसे बात करी कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से जो क्लोज सरफेस होती है वो कैसी सरफेस होती है, आपकी स्पेरिकल सरफेस होती है। अब अगर आपका जो है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो ये कैसी सरफेस को कवर करेगा, तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से अगर आप देखते हैं तो ये क्या करेगा, सिलिंड्रिकल सरफेस आपकी आएगी। एक गॉसियन जो आप कंसिडर कर रहे हैं गॉसियन सरफेस, वो कैसी होगी, सिलिंड्रिकल होगी। अब बात आती सिलिंड्रिकल ही क्यों थी, देखिए एक लंबी सी तार है, जैसे ये समझिए, अगर ये जैसे कोई तारी है, इसी को समझ लीजिए आप, बाई चांस ये कोई वायर है, ठीक। इस वायर की ये जो लेंथ है, इस पर जो है इसके जो भी आप गॉसियन सरफेस लोगे, उस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए वो हर एक पॉइंट पर क्या होना चाहिए, सरफेस पर इक्वल होना चाहिए। ये भी एक नेसेसरी कंडीशन है गॉसियन सरफेस की, कि हर एक एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस जो है आपका सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। जो भी आप फ्लक्स मतलब फील्ड निकालेंगे उसके बाद फिर फ्लक्स जो आपका आएगा। तो अगर एक लंबा सा तार है तो वो क्या करेगा, आपका एक गॉसियन सरफेस जो कवर करेगा वो कैसे करेगा, सिलिंड्रिकल करेगा। इस सिलिंड्रिकल के अबाउट जो है इसके दो आपके क्या होंगे, सर्क्यूलर एंड्स होंगे, और ये आपका क्या हो गया, इसका कर्व्ड पार्ट हो गया, राइट। अब होगा क्या, क्योंकि आपको पता है इस लंबे से तार की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड्स टू इट, इसकी सरफेस से बाहर की तरफ होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जितना डिस्टेंस बढ़ते जाएगी तार से, उतना ज़्यादा फील्ड क्या होते जाएगा, फील्ड मतलब उसका मैग्नीट्यूड बोले या फील्ड उतना घटता जाएगा। ठीक है, जितना आप इस चार्ज मतलब पॉजिटिवली चार्ज जो आपकी वायर है इसके नज़दीक जाएंगे तो फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, और जितनी डिस्टेंस बढ़ते जाएगी तो फील्ड उतना कम होता जाएगा। समझ आ गई बात। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी तरीके से इस डायरेक्शन में भी आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक हो गया। अब बात ये आती है कि आपका जो है इस पर अगर मैं बात करूँ आपसे, तो हम लोगों को जो है फ्लक्स की बात करनी है। तो अब मैं एक काम करती हूँ कि इस पर आपका जो है कुछ सरफेस कंसिडर करती हूँ। अब देखिए, जैसे देखिए ये है, ठीक, ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, राइट। अगर इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे मैं आपको बात करूं, तो एक तो इसका ये सर्कुलर एंड हो गया, राइट, नेक्स्ट सर्कुलर एंड ये हो गया, और एक इसका बीच में जो कर्व्ड पार्ट है उसकी हम बात करते हैं। तो 3 पॉइंट्स को हम कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आपका गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस जो होता है वो क्या होता है, ई डॉट डी है। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर डॉट प्रोडक्ट किसके संग होता है, आपका जो आपका एरिया वेक्टर है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज इनसाइड दी सरफेस, राइट। तो ये चार्ज जो है ये इनसाइड दी सरफेस है, जो भी सरफेस आप ले रहे हैं उसके अंदर जो जितना भी चार्ज है। अब बात ये आती है कि जो आपने यहाँ पर जो है एरिया वेक्टर लिखा हुआ है, तो अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर मैं इस सरफेस को फर्स्ट इस पॉइंट पर बात करूँ, अगर इसको मैं फर्स्ट कंसिडर करूँ, और इस वाला जो कर्व्ड पार्ट है इसको सेकंड कंसिडर करूँ, और ये जो अगेन जो आपका सर्कुलर एंड है उसको थर्ड कंसिडर करूँ, देखिए मैं बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइंस हैं उन्हें मैं हटा दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जा रहा है एक्चुअली ये, तो इसे मैं हटा रही हूँ। बट सिंपल हम बात करें अगर,
तो देखिए ये आपकी गॉसियन सरफेस थी। तो अगर मैं ये 3 पॉइंट जो मैंने लिए हुए इन पर अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देखिए इस फर्स्ट सर्कुलर एंड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आपका कैसे है, क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होती है, तो ऑफकोर्स आपका लेफ़्ट टू राइट है, ये आपका फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ अगर मैं आपसे बात करूँ एरिया वेक्टर की, ठीक है, तो आप एक चीज़ देखिए, ये इसे कंसिडर कीजिए आप, ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। इस सिलेंड्रिकल सरफेस में जो ये सर्कुलर एंड्स हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहाँ की तरफ को, यूँ ये जा रहा है आपका लेफ़्ट टू राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, या फिर इधर से बोलते हैं आप तो इस डायरेक्शन में और इधर में, दोनों डायरेक्शन में आपका डायरेक्टेड है, इधर को भी और इधर को भी। ठीक हो गया। अब जो इसके सर्कुलर एंड्स है इनका जो एरिया वेक्टर होगा, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, जो भी आपका सरफेस है उसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। तो अगर ये सर्कुलर एंड था आपका तो इसका परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो जो कि सरफेस के क्या होगा, मतलब जो आप एरिया वेक्टर बोल रहे हैं जो कि इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब नॉर्मल वेक्टर जो भी बोले, तो ये आपका क्या हो गया, एन कैप हो गया। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़, अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस की बात करूं, अगर ये आपका कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस में ये तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इस कर्व्ड पार्ट के लिए जो आपका नॉर्मल वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो यूं ही तो होगा। ठीक हो गया। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, अगर ये आपका एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, इस सिलेंड्रिकल सरफेस में इसका जो परपेंडिकुलर जो आपका कंपोनेंट होगा वो जो कि यही तो होगा एरिया वेक्टर, जो कि इस सरफेस के क्या होगा 90 डिग्री पर होगा, राइट। और जो ये सर्कुलर एंड था इसका परपेंडिकुलर अगर आप देखते हैं एरिया वेक्टर तो वो ऊपर की तरफ को होगा, ठीक है, जो कि 90 डिग्री बनाएगा सरफेस से। समझ आ गई बात। इसको हम एक सिंपल मैं आपको बता सकती हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए इस चीज़ को समझाने के लिए, अगर ये आपका एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, राइट, अब आप देखिए एक तो ये जो ऊपर इसका सर्कुलर एंड है, राइट, और जो इसका दूसरा सर्कुलर एंड है, और ये इसका कर्व्ड सरफेस हो गया। ठीक हो गया। अब आप एक चीज़ देखिएगा, इस वाले जो ये कर्व जो आपका सर्कुलर एंड है, जो सबसे ऊपर वाला सर्कुलर एंड है, इसके अबाउट अगर मुझे एरिया वेक्टर बताना है तो परपेंडिकुलर टू डेट सरफेस, मतलब इससे बाहर की तरफ को होगा, 90 डिग्री पर होगा। अगर ये आपका सर्कुलर एंड है तो इसका 90 डिग्री यूं ही तो बनेगा, जो कि इसके क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा, मतलब इस सरफेस के 90 डिग्री पर होगा। सिमिलरली अगर इस एंड की मैं बात करूँ, इस सर्कुलर एंड की भी, तो ये भी क्या होगा, ये जो एरिया वेक्टर होगा ये बाहर की तरफ को होगा यूँ, क्योंकि इस सरफेस के लिए क्या होगा 90 डिग्री पर होगा। और अगर मैं आपसे जो है इस कर्व्ड पार्ट की बात करूं, ठीक है, इस सिलेंडर के कर्व्ड पार्ट की बात करूं, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरीके से तो होगा, जो कि इस सरफेस के क्या होगा 90 डिग्री पर सिचुएटेड होगा, राइट, ये होगा इसका 90 डिग्री। ठीक हो गया। अब आप एक चीज़ देखिएगा, अगर हम बात करें तो इस थर्ड वाली सरफेस के लिए भी जो इसका नॉर्मल वेक्टर आया एन कैप, वो कहाँ की तरफ को आया, नीचे की तरफ को एन कैप, परपेंडिकुलर टू डेट सरफेस, तो ये एन कैप हो गया। और फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है, आप चाहे इस पॉइंट पर देखें कहीं भी देखें, ये अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक हो गया। अब आप देखिए जो फर्स्ट वाली और थर्ड वाली सरफेस है उस पर जो ई वेक्टर और एरिया वेक्टर है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। सिमिलरली अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था और एन कैप बाहर की तरफ को है, ठीक है, ये आउटवर्ड्स है आपका, तो एन कैप और ई कैप के बीच का जो एंगल है वो भी कितना है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। अब बात आती है ये कर्व्ड पार्ट जो है, ये कर्व्ड सरफेस जो है इसका पार्ट, इस सिलेंडर का, इस पर अगर मैं बात करूँ तो इसका जो आपका एन कैप था वो ये था, ये एन कैप का डायरेक्शन है। ठीक हो गया, मतलब इसका एरिया वेक्टर है, और इसका जो ई वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, 0 डिग्री का हो गया, क्योंकि ई वेक्टर और एन कैप जो है दोनों एक दूसरे के पैरेलल आप बोल सकते हैं। ठीक हो गया। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पर 0। तो जो हमने 3 आपके पॉइंट कंसिडर किए हुए थे तो उस पर आपने चेक कर लिया है कि ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं ई डॉट डी ए लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट है, आप इसको ओपन करेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा आएगा। अब ई डी ए कॉस थीटा आएगा, सो थीटा विल बी द एंगल बिटवीन एन कैप एंड ई वेक्टर, मतलब जो एरिया वेक्टर है और ई वेक्टर उन दोनों के बीच का एंगल है आपका थीटा। ठीक हो गया। अगर मैं इसको तीनों सरफेस के लिए अगर मैं फ्लक्स निकालूं, ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट जो आपने लिए हुए हैं इसके लिए अगर मैं फ्लक्स निकालूं तो कितना आएगा,
टोटल जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट, फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस एंड फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस, राइट। अब फर्स्ट वाली सरफेस पर अगर आप चेक करते हैं तो आपका सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए होगा, ओपन करेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा होता है, और यहाँ पर ई और डी ए जो एरिया वेक्टर है उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 है, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 प्लस फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस जो है, ये सेकेंड सरफेस में आपका जो एन कैप है, मतलब जो एरिया वेक्टर है और जो ई वेक्टर है उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री का है। सो ये कितना आ जाएगा आपका ई डी ए, और ये क्या आ जाएगा आपका कॉस 0 डिग्री प्लस फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस दैट विल बी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए एंड दिस वन ऑल्सो कॉस 90, बिकॉज ये तीसरी वाली जो सरफेस है इस पर एरिया वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो फ्लक्स थ्रू जो आपका फर्स्ट जो आपने जो ये सर्क्यूलर एंड लिया हुआ है और ये थर्ड वाला जो पॉइंट है जहाँ पर आप चेक करना चाह रहे हैं, इन दोनों की वजह से जो फ्लक्स है वो कितना आ रहा है आपका 0 निकल के आ रहा है। क्यों आया? क्योंकि cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक। तो ये वाला आपको जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसके थ्रू 0 निकल के आ गया, और इस वाले थर्ड वाली सरफेस के लिए भी 0 आ गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस जो आया आपका वो कितना निकल के आया, जो ये सेकेंड वाला आपका जो पॉइंट था जो कि इसके कर्व्ड पार्ट में आ रहा था, और इसे ई डी ए कॉस 0 आया तो कॉस 0 1 होता है, तो कितना आ गया आपका सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, राइट। दिस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज अ चार्ज, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर दिस सरफेस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना थ्रू आउट सरफेस पर। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन से आपका बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे आप डी ए, और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है कि ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कितना आएगा, सरफेस इंटीग्रेशन। तो देखिए अगर आपने जो है इस पॉइंट पर, अगर आपने जो है इस पॉइंट पर चेक किया था तो उस पर एरिया वेक्टर अगर डी ए था, तो इस पूरे सरफेस के लिए अगर आप चेक करते हैं तो इस पूरे सरफेस, ये कौन सी सरफेस आ रही है, जो इसका कर्व्ड पार्ट है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहा है, जो डी ए जिसको दे रहा है आपका, तो उस पर कौन सी सरफेस आ रही है आपकी, कर्व्ड सरफेस आ रही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए जो है वो कितना आ जाएगा आपका, जो इस वाले कर्व्ड सरफेस है उसका जो एरिया होगा, और आपको पता है वो कितना एरिया होता है, 2 पाई आर एच, जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना निकल के आता है, 2 पाई आर एच आता है, ठीक। अब मान लेते हैं क्योंकि ये हमने खुद अपनी तरफ से अज्यूम किया हुआ है एक सिलेंड्रिकल सरफेस, तो मैंने मान लिया कि बाई चांस इसका जो लेंथ था वो कितना था, एल लेंथ था, ठीक हो गया। और आपने जो है अगर इसका टोटल लेंथ एल था, ठीक, तो अब आप देखिए इसके थ्रू जो है आपका जो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी आपकी, 2 पाई आर, जो एच है इसके बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा एल, अगर इसकी टोटल लेंथ आपका एल थी तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई आर, और ये क्या आ जाएगा आपका एल, ठीक हो गया। अब आप देखिएगा कि अब आपका जो है ये 2 पाई आर एल में, अब जैसे ये आर क्या है, रेडियस है, ठीक हो गया। और अब बात ये आती है कि अगर आपका जो है ये पॉइंट पी पर अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, और ये से आर डिस्टेंस पर था, जो कि इस जो आपकी सिलिंड्रिकल सरफेस थी उसकी आपकी क्या थी, रेडियस थी। आप और बड़ा भी ले सकते हैं, अगर इस पॉइंट पी को यहाँ लेना चाहते हैं तो सरफेस आपको थोड़ा और बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, उसका रेडियस बड़ा करना पड़ेगा। तो बाई चांस यहीं पर है, मैंने छोटा मतलब शेप वाइज जो है छोटा बनाया हुआ है तो साइज़ में, तो आप पी यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं एट एनी पॉइंट। तो अब आप देखिए ये क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर से, क्यू अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और इनटू क्या आ जाएगा आपका एल। अब क्योंकि जो है ये आपका क्या है, एक स्ट्रेट वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, तो आपको पता है इस पर क्या निकल के आएगी आपकी, जिसको आप क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, उस पर हमने फर्स्ट टर्म ये पढ़ा था जिसको आप लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि अगर आपका जो है कोई लीनियर मतलब एक लाइन के अबाउट, ठीक है, उसके थ्रू जो है अगर मुझे जो है
आपका जो है चार्ज बताना है, तो मैं उसको जो है एक टर्म जिसको आप क्या बोलते हैं लैम्डा, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो किसके बराबर होता है, Q अपॉन L। जितना उस वायर का लेंथ है या जो भी चीज़ आपने ले रखी है उसका टोटल कितना लेंथ है, उस लेंथ पर कितना चार्ज आपने दिया हुआ है, तो वो लीनियर चार्ज आपकी क्या होती है, डेंसिटी। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या निकल के आ रहा है, Q/L निकल के आ रहा है। ठीक है, L इज़ द लेंथ ऑफ दिस वायर, सॉरी वायर नहीं, जो आपने गॉसियन सरफेस ले रखी है। तो Q/L जो है वो आपका क्या आ गया, लैम्डा आ गया। तो इधर से दिस इम्प्लाइज जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया वो कितना निकल के आया, लैम्डा अपॉन 2πr और एप्सिलॉन नॉट, 2πr एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक हो गया। अब आप ज़रा देखिएगा, अब बात ये आती है कि आपने जो है जो आपका एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर था उसकी वजह से किसी पॉइंट P पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो उसका वैल्यू कितना आया, लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट निकल के आया। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप चेक करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका जिस पॉइंट R पे, मतलब एक तरीके से अगर आप रिलेशन देखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन है। देखिए 2πr और क्या आ गया आपका एप्सिलॉन नॉट, मतलब E जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू क्या है, R। क्या मतलब है इसका, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि आप तार से जो आपने वायर लिया हुआ है उससे जितना दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा। और देखिए यहाँ से रिजल्ट भी आ रहा है, R जितना ज़्यादा बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा। मतलब अगर ये आपने जो है एक लॉन्ग वायर लिया हुआ था, ये पॉजिटिवली चार्ज वायर थी, तो इससे आप जितना दूरी पर, यहाँ पॉइंट ये बाई चांस R था, जितना नज़दीक होगा तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जितना आप इससे दूर जाएंगे, P पॉइंट को आप जितना दूर कंसिडर करेंगे तो उतना R बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका कम होगा। ठीक हो गया। तो अगर मैं आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में अगर क्या बोलते हैं ग्राफ बताऊं, ये अगर आपका R था और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ बात करें तो वो किस तरीके का कर्व बनेगा, यूँ, जो कि कैसा कर्व है आपका, डिक्रीजिंग कर्व है। क्यों, क्योंकि देखिए ना R के बढ़ने पे, देखिए इस पॉइंट पर चेक करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका, ठीक, इस पॉइंट पर, और इधर चेक करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका। तो जैसे जैसे आपका R बढ़ते जा रहा है तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जा रहा है, ये जितना आपका R बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम होता जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होते जा रही है आपकी R के बढ़ने पे, क्योंकि R जो है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट बढ़ रहा है और E जो है ये वर्टिकल लाइन के अबाउट। तो जितना आप R बढ़ाते जा रहे हो उतना आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच का ग्राफ। ठीक, तो इस वाले डेरिवेशन में हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक हो गया। उसकी वजह से हम लोगों ने निकाला कि आपका जो है अगर आपने गॉसियन सरफेस को कंसिडर किया तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो वो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ठीक, 2π कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो भी आपकी क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई। लैम्डा, लैम्डा क्या होता है आपका, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज Q अपॉन L, चार्ज डिवाइडेड बाय L। ठीक है, जो लेंथ हो गई आपका, और दूसरा आपका जो है R के क्या आ गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शन आ गया। ठीक, सो फर्दर लेक्चर्स में हम बात करेंगे आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ही हम लोग नहीं, मतलब जो आपका गॉस थ्योरम है उसी के एप्लीकेशन की हम बात करेंगे। जैसे कि अगर आपका जो है कोई शेल है, ठीक है, एक शेल के थ्रू जो है कितना आपका उसकी किसी भी पॉइंट पर अगर आप चेक करेंगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जनरेट होगा, या फिर कोई सॉलिड स्फीयर है उसके थ्रू कितना जनरेट होगा। सो इसको हम बात करेंगे अपने फर्दर लेक्चर्स में। अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं सो प्लीज़ वॉच इट एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।